हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीएचईएससी जो भी 917 वैकेंसीज़ के लिए एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 आने वाला है, होपफुली जल्दी आ जाएगा ये नेक्स्ट मंथ में। जहाँ तक है रेगुलर इसके टेस्ट कर रहे हैं हम, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में करवा रहे हैं। यहाँ पे वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं आप में से जो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इसका ये पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाए और रेगुलर आपको टेस्ट मिलते रहें तो आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, आप में से बहुत सारे जो एस्पायरेंट्स हैं वो कहते हैं कि भाई आप रेगुलर टेस्ट करवाइए। रेगुलर इन द सेंस क्या डेली बेस पे चाहते हैं? ठीक है, डेली बेस या अल्टरनेट एक दिन छोड़ के दूसरे दिन 2 दिन में 1 दिन करवा दिया जाएगा। लेकिन आप भी तो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी देखिए, आप ना सब्सक्राइब कर रहे हैं बहुत सारे लोग और ज्वाइन भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये भी आपको देखना चाहिए। अदरवाइज हम तो करवाए रहे हैं यहाँ पे, रेगुलर आपके एग्ज़ाम तक करवाते रहेंगे। और भी कोई आपकी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? देखिए, जो नील दर्पण है ये एक बंगाली नाटक है और इसको किसने लिखा था? नील दर्पण को लिखा था दीनबंधु मित्रा ने। दीनबंधु मित्रा ने लिखा था। और ये कब इसका प्रकाशन हुआ था? ये 1860 में। जो अभी ढाका है, उस टाइम तो ढाका नहीं था, जो ढाका है उसमें बांग्लादेश में जो अभी ढाका है वहाँ पे ये प्रकाशित हुआ था। और इसमें जो नील की खेती करने वाले जो किसान हैं उनकी जो दयनीय पोजीशन है, कंडीशन ख़राब है थी उस टाइम, वो उसको दिखाया गया था, इसमें वो मेंशन किया गया था। सो नील दर्पण आपने सुना होगा, इंडिगो मूवमेंट, वो इसी नील की खेती से संबंधित ही था। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। प्रसिद्ध लेखक व बुद्धिजीवी राजनारायण बासु किस नोबेल पुरस्कार विजेता से संबंधित है? ये नोबेल पुरस्कार विनर्स हैं जो ऑप्शन में है, इनमें से कौन से नोबेल प्राइज विनर से एसोसिएटेड है? ये राइटर भी है, फेमस इंटेलेक्चुअल भी है, राजनारायण बासु। देखिए, जो राजनारायण बासु है ये बंगाल के एक फेमस राइटर थे। और ये कौन थे? ये जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर है उनके शिक्षक थे ये। और आपको एक भी क्वेश्चन पूरे टेस्ट में ऐसा नहीं मिलेगा जिसके पीछे करंट में हैपनिंग्स नहीं हो, और ना ही आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा जो कहीं ना कहीं ट्रेंड में हो, चर्चा में हो। पिछले 1-1.5 साल में वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो स्टैटिक पोर्शन से हो या करंट अफेयर के हो। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा प्राइम मिनिस्टर का एक फ़ोटो, जहाँ वो उनका जो टीचर था उससे उनकी फ़ोटो थी अपने टीचर के साथ। तो इसी तरीके से पुराने परिप्रेक्ष्य में, अब ये तो पूछा नहीं जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर किससे मिले या अभी रिसेंट, तो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनते हैं वो इसी तरीके से एग्जाम में आते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के ये टीचर थे, शिक्षक थे। वैनगार्ड नामक दैनिक पत्रिका किस संगठन अथवा राजनीतिक पार्टी द्वारा प्रकाशित की जाती थी? वैनगार्ड जो है ये एक्चुअल में क्या थी? रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा ये प्रकाशित की जाती थी। जो रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी कहें या फिर रेडिकल कम्युनिस्ट पार्टी, इस तरीके का भी था कुछ। सो वैनगार्ड इस पार्टी का जो डेमोक्रेटिक पार्टी थी, इसका ये मुखपत्र था। जैसे अभी आपने सुना होगा, अभी ये इसको परिप्रेक्ष्य में देखे पिछले 2-3 साल में आपने एक न्यूज़पेपर का सुना होगा, नाम सामना। ये शिवसेना का जो मुख्य पत्र है। पहले इसका नाम कभी सुना नहीं था ज़्यादातर लोगों ने, लेकिन अभी आप टीवी चैनल वगैरह पे सुनते होंगे इस पे। तो ये खुद का न्यूज़पेपर होता है, पॉलिटिकल पार्टी मनचा है जो अपना लिखना चाहती है लिख देती है। सो ऐसे ही इनका था ये वैनगार्ड। और इसकी ये जो रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1939 में हुई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? M.N. रॉय।
सो इसका करेक्ट आंसर होगा वैनगार्ड का रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला एवं पुरुष साक्षरता के बीच सबसे ज़्यादा अंतर है? देखिए अभी जो हमारे पास डेटा है वो 2011 के सेंसस के ही है, और 100% एक क्वेश्चन सेंसस से ज़रूर पूछा जाता है, वो किसी भी वे में पूछा जाए, आपको हर तरीके के क्वेश्चन के लिए तैयार रहना चाहिए। अभी कंपटीशन टफ है तो प्रिपरेशन भी आपको स्मार्टली करनी पड़ेगी, इसलिए जो सेंसस है उसको जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट वाइज क्वेश्चन बनते हैं, महिला, पुरुष, चाइल्ड और ये जो माइनॉरिटीज़ हैं इन पे आप ज़रूर कीजिएगा। बाकी यहाँ आपको करवा दिए जाएंगे, जितना सफिशिएंट लेवल पे करवा दिए जाए। किस राज्य में महिला और पुरुष साक्षरता के बीच सबसे ज़्यादा डिफरेंस है? देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इसलिए होगा, अरुणाचल प्रदेश में जो मेल जो लिटरेसी रेट है वो है अराउंड 72.5 और 6%, और जो विमेन लिटरेसी रेट है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में ये है अराउंड 57.7%। सो 72.6 और 57.7%, ये सबसे ज़्यादा डिफरेंस इसी में है अरुणाचल प्रदेश में। बाकी जो स्टेट्स हैं इनके आप ज़रूर देखिएगा। भारत में रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म व प्रिंट मीडिया को उनके आगमन के क्रम में व्यवस्थित की करें। आगमन का क्रम इन द सेंस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कि पहले कौन सा आया, उसके बाद कौन, फिर देन कौन, और अभी प्रेजेंट सिनेरियो, इस तरीके से है। सो अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो सबसे पहले जो आया है वो आया है प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया के बाद में जो आया है वो आया है फिल्म के बाद जो आया है वो आया है रेडियो, और रेडियो के बाद आया है टेलीविज़न। सो 20 का करेक्ट आंसर होगा। देखिए प्रिंट मीडिया आया है पहले, उसके बाद में है जो ये जो सिनेमा है, फिल्में वगैरह, ये 1930 में शुरू हुई थी, और उसके बाद में रेडियो, और देन 1950s के अराउंड में टेलीविज़न। सो 20 का करेक्ट आंसर होगा। विश्व इतिहास में किस तारीख को डी डे, ऑपरेशन नेपच्यून व ऑपरेशन ओवरलॉर्ड कहा जाता है? इस तरीके के कई क्वेश्चन करंट के हिसाब से पूछ लिए जाते हैं। आप पिछले कई सालों से, और अगर आपको मैं फिक्स बताऊं तो 7 to 8 ईयर्स से आप लगातार कहीं चींटी मर जाए, या कोई कहीं सरकार बदल जाए, या कोई हार जाए, या कोई जीत जाए, एक वर्ड सुन रहे होंगे लगातार आप, तानाशाही। तानाशाही नहीं चलेगी, हर कोई लोकतंत्र खतरे में है, तानाशाही नहीं चलेगी, ये सब बोला जाता है। अभी एक नेताजी उससे भी आगे निकल गए, उन्होंने कहा कुछ हिटलर की मौत वगैरह, इस तरीके से हम पॉलिटिकल वे में नहीं जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन वहीं से उठाए जाते हैं, क्योंकि देखिए पॉलिटिकली कोई कुछ बोलता है उसका एक मतलब होता है और इंटेंशन होती है। बाद में ये ज़रूर है कि ये वो किसी का इंडिविजुअल है, पार्टी का नहीं, वो एक अलग उनका अपना रहता है, लेकिन उसके पीछे ज़रूर कोई मकसद रहता है, वजह रहती है, चाहे जो भी रही हो। सो इस तरीके के ये कंटिन्यूअस ट्रेंड में रहे हैं पिछले 7-8 साल से ये कुछ सेलेक्टिव चीज़ें। सो इस क्वेश्चन में डी डे, जो ऑपरेशन नेपच्यून या ऑपरेशन ओवरलॉर्ड जिसे कहा जाता है, वो एक्चुअल में क्या है मैं बताता हूँ आपको। ये जून 6, 1944 को ये घटना हुई थी, और इस ऑपरेशन में क्या हुआ था कि जो वेस्टर्न फ्रेंड्स हैं, जो पश्चिमी मित्र देश हैं, उन्होंने जर्मनी से, जो नाजी थे, उससे जर्मनी को स्वतंत्र करवाया था। नाजी, हिटलर, ये सुना होगा आपने जर्मनी का, तो उससे ये जो यूरोपियन देश हैं, वेस्टर्न कंट्रीज, इन्होंने आज़ाद करवाया था 6 जून 1944 को। भारत में पश्चिमी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? जो पश्चिमी शिक्षा है
उसका मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसका मैग्ना कार्टा कहा जाता है वुड्स डिस्पैच 1854 को। इसमें क्या हुआ था, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, इसके अकॉर्डिंग बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास, इसमें जो यूनिवर्सिटीज़ की व्यवस्था की गई थी, और इसीलिए वुड्स डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का, इसको मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है, पश्चिमी शिक्षा या अंग्रेजी शिक्षा का। देखिए अभी तो ट्रेंड चल रहा है कि आने वाले टाइम में न्यू एजुकेशन पॉलिसी माने, या फिर अभी जो होने वाला है, आप इंजीनियरिंग, मेडिकल, ये सभी है जो अपनी लोकल लैंग्वेज में भी कर सकते हैं। और अभी गवर्नमेंट एक ऐसा भी प्रिपेयर कर रही है कि जिसमें आप अपनी भाषा में कॉन्स्टिट्यूशन को, अभी कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में है, आप अपनी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन को समझ पाएंगे, और धीरे धीरे हो सकता है आने वाले टाइम में कोर्ट की प्रोसीडिंग वगैरह में भी कुछ इसका इम्पैक्ट हो, लेकिन गवर्नमेंट ये कर रही है। अभी जो स्टेट और जो CJI या की मीटिंग थी, इनमें ये हुआ था डिसीजन, ये बताया था प्राइम मिनिस्टर ने, सो ये भी चल रहा है। देखिए एक टाइम था जब कोई अंग्रेजी में बोल रहा है, चाहे वो झूठ बोल रहा हो कॉन्फिडेंटली, तो भी वो उसकी बात सच मानी जाती थी। लेकिन अब क्या है, इंडिया में एजुकेशन लेवल काफ़ी बढ़ गया हमारे यहाँ, और लिटरेसी रेट बढ़ा है, एजुकेशन बढ़ा है, तो लोग अब धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं। डी इसका करेक्ट आंसर है। अब इंग्लिश बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप सच बोल रहे हो। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन प्रवर्तन निदेशालय कार्य करती है? ईडी, ये आज से नहीं, जब से बना है ये डिपार्टमेंट तब से ही इसके बारे में जो अभी आप सुन रहे हैं वो इसके बारे में हमेशा से बोला गया है। चाहे किसी भी गवर्नमेंट रही हो, किसी भी पार्टी गवर्नमेंट रही हो, हमेशा से ये जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है ये रहता है, लोगों के चर्चा में बना हुआ रहता है, और जिसमें अभी पिछले 1.5-2 साल से तो बहुत ज़्यादा चर्चा में है। इसमें क्या होता है, जो ईडी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय, ये जो वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री, उसका जो राजस्व विभाग है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उसके अंडर में काम करने वाली एक वित्तीय जांच एजेंसी है। और ईडी का हेडक्वार्टर कहाँ है? आपको पता होगा, ज़्यादातर लोगों को ईडी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ, आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ईडी का, इसको स्थापना कब हुई थी? ईडी की स्थापना हुई थी मई 1956 में, 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह, ब्लैक मनी या इस तरीके के जो फॉरेन एक्सचेंज रैकेट वगैरह हैं, हवाला का लेन देन, उनमें ये कानूनी कार्रवाई करना ईडी का मेन काम रहता है। अभी जो प्रेजेंट में ईडी के डायरेक्टर हैं वो है मिस्टर SK मिश्रा, संजय कुमार मिश्रा। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वित्त मंत्रालय। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की राज्य के लेखाओं संबंधी रिपोर्ट किसके सामने पेश की जाती है? देखिए ये है कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल, कैग। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन होता है? कैग, जिसका सुना होगा आपने। कैग क्या करता है, ये डायरेक्ट जो इसकी रिपोर्ट है वो सबमिट करता है प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को। लेकिन अगर वो स्टेट की, राज्य का अकाउंट से संबंधित कोई जानकारी है, स्टेट से अकाउंट का मैटर है, तो आर्टिकल 151 के अकॉर्डिंग, 151 के अकॉर्डिंग आर्टिकल, ये अपनी जो रिपोर्ट है वो राज्यपाल के सामने प्रस्तुत करते हैं, जो उनको राज्यपाल बाद में है जो भी राज्य का विधानमंडल है उसके समक्ष रखवाता है। सो इसका करेक्ट आंसर आएगा राज्यपाल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, राज्य के लेखाओं का राज्यपाल के सामने, आर्टिकल 151। निम्नलिखित में से क्या अप्रत्यक्ष निवेश है? अप्रत्यक्ष निवेश जो है, इनमें से गोल्ड ETFs है, ये एक अप्रत्यक्ष निवेश है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निवेश को जरूर पढ़िएगा।
नागालैंड में मोन, आसाम में नलबाड़ी, अरुणाचल प्रदेश में पासीघाट, मेघालय में तुरा, ये किसके लिए फेमस है? इस तरीके का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है कई बार। सो नागालैंड में मोन, आसाम में नलबाड़ी, अरुणाचल प्रदेश में पासीघाट और मेघालय में जो तुरा है वो हैंडीक्राफ्ट्स के लिए फेमस है। हैंडीक्राफ्ट्स के लिए फेमस है, हस्तशिल्प का केंद्र के लिए फेमस है। विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड, ये इकोनॉमिक जो आउटलुक रिपोर्ट है ये जारी होती है, आईएमएफ इसको जारी करता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ। अभी रिसेंटली कई बार न्यूज़पेपर्स में देखा है, सुना है, प्रोजेक्ट सांझ, ये किससे संबंधित है? देखिए जो प्रोजेक्ट सांझ है ये पंजाब में एक कम्युनिटी पुलिसिंग को एक अपनाया गया है एक तरीके से। और इसमें क्या है, पुलिस ही जनता है या फिर जनता ही पुलिस है, इस तरीके का कंसेप्ट है इसमें। और ये कंसेप्ट कहाँ से लिया गया है? ये कंसेप्ट लिया है रॉबर्ट पील का कंसेप्ट था सामुदायिक पुलिसिंग। ये ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट सांझ। निम्नलिखित में से किन राज्यों में विधान परिषद है? विधान परिषद इंडिया में टोटल 6 स्टेट्स हैं। इनमें विधानसभा तो होती है इस राज्य में, लेकिन विधान परिषद 6 राज्यों में है। देखिए क्या होता है, कई बार जो बड़े स्टेट्स हैं उनमें ये विधान परिषद है। जैसे आंध्र प्रदेश है, बिहार है, देन कर्नाटका है, और महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, या फिर यूपी है। इनमें जो विधान परिषद है, अब इसमें देखते हैं हम, यूपी में है, बिहार में है, इसमें 2 ही जगह है। पहले जम्मू कश्मीर में भी हुआ करता था विधान परिषद, अभी जम्मू कश्मीर यूटी है। सो फर्स्ट, और ये इसका करेक्ट आंसर होगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? इनमें से क्वेश्चन को अच्छे से देखना है जब आप एग्जाम में जाते हैं, और वो प्रैक्टिस से ही आ पाएगा। गलत कौन सा, इनकरेक्ट मैचिंग कौन सी है इसमें से? देखिए विटीकल्चर जो है अंगूर की खेती के लिए ही होता है, ये सही है। पीसीकल्चर ये मत्स्य पालन के लिए, ये भी सही है। फ्लोरिकल्चर है, ये फल विज्ञान के लिए नहीं होता, ये एक्चुअली फूल विज्ञान के लिए होता है, सो ये गलत है। एपीकल्चर ये मधुमक्खी पालन के लिए है, ये सही है। देखिए जो फ्लोरिकल्चर है वो फल विज्ञान के लिए नहीं होता, फूल विज्ञान के लिए होता है। और जो फल विज्ञान है, फल विज्ञान के लिए कौन सा होता है? पोमोलॉजी। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई? एक क्वेश्चन फाइनेंस इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, इससे पूछा गया है, आपके पूछा जाता है एग्जाम में। सो आपको क्वेश्चन को हर तरीके से करने के लिए तैयार रहना चाहिए, ना सिर्फ यहाँ करा दिया क्वेश्चन तो उस क्वेश्चन को भी मैं इतना थोड़ा डिटेल में ऑप्शन को भी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप एक क्वेश्चन में भी हम 2-3 क्वेश्चन अच्छे से समझ पाएँ, कर पाएँ। देश में पहली बार जो नेशनल इमरजेंसी है वो लगाई गई थी कब? ये 1962 में। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि देश में पहली बार जब नेशनल इमरजेंसी लगाई थी उस टाइम राष्ट्रपति कौन थे? उस टाइम राष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। सो अब 2 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए।
देश में पहली बार इमरजेंसी लगी थी 26 अक्टूबर 1962 में, और उस टाइम राष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इसी से जुड़ा दूसरा देख लेते हैं हम। दूसरी बार, ये तो पहली बार का हो गया, सेकंड टाइम पे देश में कब इमरजेंसी लगाई गई थी? ये लगी थी 3 दिसंबर 1971 को। 1971 में दूसरी बार ये नेशनल इमरजेंसी लगी थी, और उस टाइम पे राष्ट्रपति कौन थे? ये थे वी गिरी। तीसरी बार जो देश में इमरजेंसी लगी थी वो कब लगी थी? 25 या 26 जून है, आप थोड़ा कंफर्म कर लीजिएगा। जहाँ तक है 26 जून है, फिर भी आप थोड़ा कंफर्म कीजिएगा। 26 है मेरे को जहाँ तक ध्यान में आ रहा है, 26 जून ये 1975 को, 26 जून 25 या 26 जून 1975 को लगी थी। और उस टाइम पे राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। मुझे लगता है आपके 3-4 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गए होंगे। इसको जरूर आप कहीं नोट करके याद कीजिएगा। दोबारा जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आपके पास 5 मिनट का टाइम हो, ये लिखा हुआ आप उसको जरूर देखिएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए। दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ये भी हमेशा पूरे साल भर सा ही चर्चा में रहता है। कभी कहाँ सरकार बदल रही है, कभी कहाँ गिर रही है, कभी कौन सी पार्टी के एमएलए बिक रहे हैं, कभी कौन सी पार्टी के एमएलए टूट रहे हैं, कभी सरकार से नाराज़ है, कभी अपनी पार्टी से नाराज़ है। तो ये लगातार चलता ही रहता है, ऐसा नहीं है कि अभी चल रहा है, ये शुरू से ही चलता आया है। इसीलिए देखिए, अगर ये पहले नहीं होता, ऐसा नहीं है कि ये अभी ये जो गवर्नमेंट है, एनडीए की गवर्नमेंट है, ये बनी है 2014 में, इसके बाद से ही एंटी डिफेक्शन या फिर ये दल बदल कार, ये जो लोग सरकार मिलजुल के बना रहे हैं, ये चालू हुआ है। अगर ऐसा होता तो एंटी डिफेक्शन लॉ राजीव गांधी जी नहीं लेके आते। एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 में प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी लेके आए थे। सो ये पहले भी चला है, इसीलिए ये लेके आए थे ताकि उन लोगों पे कार्रवाई की जा सके। इसको आप थोड़ा सीरियसली देखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ये संशोधन है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और इसमें ये लागू हुआ था 1 मार्च को। 1 मार्च 1985 को ये देश में लागू हुआ था। ये 10th शेड्यूल में है, 10वीं अनुसूची में। और ये संसद, पार्लियामेंट और राज्य की विधानसभा दोनों पे लागू होता है। निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह कौन सा सिद्धांत है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? देखिए, ये सुना होगा आपने, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व। ये पार्ट 4 में है कॉन्स्टिट्यूशन में, फंडामेंटल राइट्स के बाद। यहाँ से अगर आप कोई जनता के भले के लिए या अच्छी सरकार के लिए, गुड गवर्नेंस या गुड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, यहाँ पे बहुत सारे सुझाव दिए गए हैं जो आप यहाँ से ले सकते हैं और फिर अपने लोगों पे उनको, आपकी गवर्नमेंट में उनको लागू कर सकते हैं, देश में लागू कर सकते हैं। सो कुछ ऐसे हैं इनमें आर्टिकल जो गांधीयन आर्टिकल कहा जाता है उनको। इसमें से जो करेक्ट आंसर आएगा वो है ग्राम पंचायत का संगठन। ये इसको गांधीयन नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है, गांधी के सिद्धांतों पर आधारित निर्देश कहा जाता है इसको। देखिए, थोड़ा इसको हम डिटेल में अगर देखते हैं तो आर्टिकल 40 ये इम्पोर्टेंट, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये आपको जरूर याद रखना चाहिए। आर्टिकल 40, राज्य में ग्राम पंचायतों की ये जो सुशासन इकाई है, इसके लिए कदम उठाना। आर्टिकल 43, जो ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर जो कुटीर उद्योग हैं उनको बढ़ावा देना। ध्यान रखिएगा, राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण एरियाज में जो कुटीर उद्योग हैं उनको बढ़ावा देना सहकारी आधार पे।
आर्टिकल 43B, ये जो सहकारी समितियों में स्वैच्छिक गठन या स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण या पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का है ये। इसके बाद बात करें तो हम आर्टिकल 46 क्या है, जो राज्य समाज के जो कमज़ोर वर्ग हैं, स्पेशली जो SC ST या अन्य कमज़ोर वर्गों के जो शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देते हैं, वो आर्टिकल 46 में है। आर्टिकल 47 में राज्य के जो सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए जो कदम है, या फिर जो नशीले पेय या स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक है, जैसे अल्कोहल, सिगरेट वगैरह, ये सब आते हैं आर्टिकल 47 में, इनको बैन करना चाहिए, ये नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है। और आर्टिकल 48, इसमें गाय, बछड़ा, इनके वध पे रोक लगाना या मवेशियों को पालने या उनकी नस्लों में सुधार के लिए आर्टिकल 48 में लिखा गया है। ये जितने भी मैंने आपको आर्टिकल बताए हैं, आर्टिकल 40, 43, 43B, 46, 47 और ये 48, ये सभी गांधी के प्रिंसिपल हैं। जो भी मैंने आपको बताए हैं ये 6 के 6 गांधी के प्रिंसिपल हैं, आप जरूर इनको पढ़िएगा। सिरोको एक नाम किस अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है? देखिए, सिरोको जो है, सिरोको क्या है, ये सहारा मरुस्थल में जो मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर, इसकी ओर चलने वाली एक हवा है सिरोको। ये हवा है जो सहारा डेजर्ट है, उसमें जो मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर, उसकी ओर चलने वाली हवा है, ये गर्म हवा है। सिरोको एक गर्म हवा है, यह आपको ध्यान रखना है। दूसरा, ये सहारा मरुस्थल से इटली में प्रवाहित होने वाली जो सिरोको की हवा बालू के कण हैं वो होते हैं इसमें। और इससे क्या होता है, जो हवा में बालू के कण वगैरह होते हैं, वो जो मेडिटेरेनियन सी है, इसकी जो ह्यूमिडिटी है, नमी है, उसकी वजह से ये इसकी जो सिरोको है, ये जो गर्म हवाएं हैं, जब ये इसमें जो बालू के कण वगैरह हैं और ये मेडिटेरेनियन सी की जो ह्यूमिडिटी होती है वहाँ, उससे ये इटली में बरसात करती है, इटली में इसकी वजह से बारिश होती है। और ये जो बालू के कण हैं, ये जो सहारा मरुस्थल वगैरह के, इससे वर्षा की बूंदें क्या होती है, लाल हो जाती है। और इस वर्षा को इटली में क्या बोलते हैं, रेन ऑफ ब्लड। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, रेन ऑफ ब्लड, इटली, सिरोको गर्म हवा, सहारा मरुस्थल, भूमध्य सागर, ये कुछ टर्म आपको ध्यान रखनी है। इसका करेक्ट आंसर होगा, ये एक लोकल स्थानीय विंड है। दुनिया की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वेटलैंड, कौन सा है इनमें से? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वेटलैंड कौन सा है? देखिए, ये जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट वेटलैंड है, ये पेंटानल सदर्न अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में। और ये एक्चुअल में कहाँ पे है? मेनली ये है ब्राज़ील में। इसका जो कुछ हिस्सा है वो ब्राज़ील का जो बॉर्डर है, बॉर्डर पार बोलीविया या प्रागवे तक भी फैले हुए हैं। इसका करेक्ट आंसर आएगा डी, ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारतीय खगोलीय वेधशाला स्थित है? भारतीय खगोलीय वेधशाला कहाँ पे स्थित है? जिनको भारतीय खगोलीय वेधशाला समझ में नहीं आ रहा है, इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, ये कहाँ पे स्थित है? ये है, देखिए जम्मू कश्मीर दे रखा है, ये एक्चुअली लद्दाख में है, लद्दाख में है ये। लद्दाख तो अभी यूटी है, पहले जम्मू कश्मीर में ही था। ये लेह में है, लेह लद्दाख में। और इसको कौन ऑपरेट करता है? इसको ऑपरेट किया जाता है जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, ये कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में।
बेंगलोर में है इसका हेडक्वार्टर, वो ऑपरेट करते हैं इसको। जो भारतीय खगोलीय वेधशाला है लेह में है ये। निम्नलिखित परियोजनाओं पर विचार कीजिए, कर लेते हैं। इनमें से किस प्रोजेक्ट में महाराष्ट्र, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में शामिल है? ये जो प्रोजेक्ट्स दे रखे हैं ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल और फेमस प्रोजेक्ट्स हैं। वो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में इनमें से कौन से शामिल हैं ये हमें देखना है। नागार्जुन सागर डैम ये कृष्णा नदी पे बनाया गया है और ये 1967 में ये कार्यशील हुआ था। निजाम सागर जो है ये गोदावरी नदी की जो ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी मांजरा रिवर इसमें है। ये कब ये शुरू हुआ था? 1923 के अराउंड। और ये कहाँ पे है? तेलंगाना में है अभी, जो अभी तेलंगाना है। श्री राम सागर प्रोजेक्ट को पोचमपद प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। श्री राम सागर प्रोजेक्ट या पोचमपद प्रोजेक्ट एक ही है। ये अभी जो तेलंगाना में निजामाबाद है उसमें है और ये शुरू हुआ था 1977 में। इन तीनों ही परियोजनाओं में महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश शामिल है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ये डी आएगा, उपरोक्त सभी। किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से कौन सी जो वायुमंडल की परत है देख उसको जाना जाता है? वायुमंडल की जो संरचना हुई है वो 5 परतों से मिलके हुई है। 5 परतें कौन सी है? ट्रोपोस्फियर जिसे क्षोभमंडल कहते हैं, स्ट्रेटोस्फियर जिसे समताप मंडल कहते हैं, मीजोस्फियर जिसे मध्यम मंडल कहते हैं, या फिर आयनोस्फियर आयन मंडल कहते हैं, और एक लास्ट एक्सोस्फियर जिसे बहिर्मंडल कहते हैं। यह आप ध्यान रखिएगा, क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। अब मौसमी परिवर्तन की छत किसे कहा जाता है? ये कहते हैं ट्रोपोस्फियर, क्षोभमंडल को। बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश PMSVA निधि योजना के शीर्ष प्रदर्शनकर्ताओं के रूप में उभरा है? ये है PMSVA निधि योजना। ये आपने सुना होगा, PM स्वनिधि योजना है ये एक्चुअल में। PM स्वनिधि योजना, PM स्वनिधि योजना में किस राज्य ने या यूटी ने सबसे बेस्ट परफॉर्मर के रूप में काम किया है? देखिए जो ये PM स्वनिधि योजना है ये एक्चुअली क्या है? आत्मनिर्भर जो भारत है, आत्मनिर्भर भारत योजना उसी का ही है ये। इसमें आपने सुना होगा जब कोविड के टाइम पे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको 10,000 रुपये का ये जो पूंजी ऋण दिया जाता था, क्रेडिट दिया जाता था, रेहड़ी वाले, पटरी वाले, स्ट्रीट वेंडर इनको दिया गया जाता था। इसमें जो सबसे अच्छा परफॉर्मर रहा है वो है MP मध्य प्रदेश। इसने इसमें सबसे बेस्ट परफॉर्मर रहा है। विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान महानिदेशक कौन है? जो ये बात कर रहे हैं विश्व व्यापार संगठन WTO के डायरेक्टर जनरल कौन है? ये क्वेश्चन इसलिए भी चर्चा में है, अभी WTO है, गिड़गिड़ा रहा है गेहूँ दीजिए। अभी गेहूँ के एक्सपोर्ट पे बैन किया गवर्नमेंट ने कि पहले कंट्री फर्स्ट, पहले देश वालों के लिए। सो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, देखिए WTO क्या है? WTO है, इसकी स्थापना हुई है 1 जनवरी 1995 को, 1995 में 1 जनवरी में इसकी स्थापना हुई है। WTO का जो हेडक्वार्टर है ये है कहाँ पे है? जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। इसमें टोटल 164 इसके मेंबर्स हैं और जिसमें से 160 तो UN डेजिग्नेटेड मेंबर हैं।
यूएन के मेंबर स्टेट्स हैं, और जो 4 और हैं वो है यूरोपियन यूनियन, हांगकांग, मकाओ और ताइवान। ये है। इसके जो अभी प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल हैं वो है नेगोजी ओंकोलो इवेला, नगोजी ओंकोजो इवेला। अपडेट रहिएगा। यूएन, WTO, इस तरीके की जो चीज़ें हैं, इनके प्रेसिडेंट वगैरह जब बदलते हैं क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वैसे तो अभी ये जो प्रेसिडेंट है 2025 तक यही रहेंगे। विश्व वानिकी दिवस, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे किस दिन मनाया जाता है? जो वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे है ये 21 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, वानिकी दिवस, ये 21 मार्च के दिन मनाया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे की? ये हुई थी नवंबर 8, 2013 में। ये यूनाइटेड नेशन ने एक रिजोल्यूशन पास किया था और उसके बाद से ये 21 मार्च को मनाया जाता है। जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र कौन से हैं इनमें से? बायोडाइवर्सिटी रिच एरियाज की बात हो रही है, इनमें से कौन सा है? देखिए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा होता है? ट्रॉपिकल। जो ट्रॉपिकल रीजन है उसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ट्रॉपिकल इसलिए कि जो ट्रॉपिक है, ट्रॉपिक के आसपास का एरिया। शीतोष्ण कटिबंध जो टेम्परेट रीजन है, टेम्परेट रीजन है उसकी बात हो रही है। ध्रुवीय क्षेत्र पोलर रीजन, ये ओशियनिक रीजन। इंग्लिश में थोड़ा इसलिए बताया, कई बार आपको प्रॉब्लम्स आती है। तो सबसे ज़्यादा जो बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है वो होता है ट्रॉपिक रीजन। इसको नोट कर लीजिए, आप लिख लीजिए कहीं। जो ट्रॉपिकल रीजन है वो सबसे ज़्यादा रिच होता है एज ए बायोडाइवर्सिटी। SHG स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम किससे संबंधित है? ये जो कार्यक्रम है ये एक्चुअल में क्या होता है, इसमें ये कार्यक्रम गरीबों पे आधारित है। ये शुरू किया गया था 1992 में। ये माइक्रो फाइनेंस बेस्ड है। 20 का करेक्ट आंसर आएगा। ट्वेंटी 2022 में किन 2 देशों ने नाटो में शामिल होने के लिए एक संयुक्त आवेदन प्रस्तुत किया है? अभी रिसेंटली 2 देशों ने नाटो में शामिल होने के लिए एक संयुक्त आवेदन दिया है ऑफिशियली। और ये कब दिया है? जब यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है उस टाइम पे दिया है। ये दिया है फिनलैंड और स्वीडन ने। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके काफ़ी डेंजर रिजल्ट भी हो सकते हैं। और इन्होंने दिया है नाटो में शामिल होने के लिए। नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। इसमें शामिल होने के लिए, जबकि रशिया ने कहा है कि उसके आसपास का जो भी रीजन का है कोई नाटो में शामिल नहीं होएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, जो बनता है अभी नाटो का महासचिव कौन है? नाटो के जो अभी महासचिव है वो हैं जेंस स्टोल्टनबर्ग। जेंस स्टोल्टनबर्ग, ये आप ध्यान रखिएगा। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ने अभी रिसेंटली किस स्थान पे, किस जगह पे पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र उद्घाटन किया है? इसका देखिए, जो पहला होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये ऐसा इस तरीके का पहली बार हुआ है, फर्स्ट सेंटर फॉर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी के लिए। ये अभी रिसेंटली जो मिनिस्टर है MSME के, इन्होंने किया है न्यू दिल्ली में। सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। ये अभी मंत्री कौन है? ये बदलते रहते हैं। खैर मंत्री तो अभी तो वैसे नहीं बदलते पहले जैसे, लेकिन फिर भी बदल दिया जाता है, इसलिए मिनिस्टर वगैरह पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना नाम पे। फिर भी अभी जो इसके मिनिस्टर वो है नारायण राणे। आप चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, गुड लक।